तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स, जो रेलेवेंट होगा सीए एंड सीएमए इंटर के लिए। अब कौन सी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगा, तो यहाँ पे जनवरी 27 तक की जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये हमारे वीडियोस रेलेवेंट रहने वाले हैं। उसके बाद शायद इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिलेबस में लागू हो जाए, तब तक के लिए हमारा जो 1961 वाला एक्ट है वो लागू रहेगा। ठीक है, अब हम इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द लॉ हम समझने वाले हैं, तो वो समझते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डायरेक्ट टैक्स भी इस वीडियो में समझेंगे, और उसके बाद ये वीडियो सीरीज चलेगी जो पूरे के पूरे डायरेक्ट टैक्स के जो सिलेबस है उसको कवर करेगी फॉर सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप पहली बार आए हैं, तो इस सीरीज को पूरा का पूरा फॉलो करना है। इसके अलावा बात करें तो हमने सीए इंटर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे वीडियोस विद मॉड्यूल सम्स प्लस कॉन्सेप्ट्स अपलोड कर दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो भी आपको देख लेनी है अगर आपको उसका रिवीजन करना है, या फर्स्ट टाइम भी अगर देख रहे हैं तो भी आपके लिए रिलेवेंट रहने वाली है। डायरेक्ट टैक्स को पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही रेलेवेंट है, उनको आप सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड है, इसको समझते हैं इंडिया। ठीक है, तो जो भी हमने लॉ पढ़ा है वहां पे इंडिया को डिफाइन किया गया है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हिंदी में कहें तो स्टेट्स का समूह है, राज्यों का समूह है। तो बेसिकली इंडिया का जो गवर्नेंस होता है वो दो लेवल पे होता है। वन इज एज सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स के जो कामकाज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, और पूरे इंडिया के कुछ कामकाज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको एम्पावर कौन करता है, तो एम्पावर करता है एक रूल बुक है जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रूल बुक है, इस रूल बुक में सब लिखा हुआ है कि कौन सा पर्सन, वेदर इट इज गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पीपल ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशंस, कोर्ट्स, कंपनीज, एवरीवन इज बाउंड टू फॉलो द रूल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बुक, जहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी पर्सन इज गिवन। ठीक है, तो आपको अगर प्रीएम्बल बताऊं मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इस तरीके से कुछ दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, ऐसी पूरी की पूरी बुक है। ठीक है, अब इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग राइट्स एंड ड्यूटीज दे रखे हैं, कौन पर्सन क्या कर सकता है, सब कुछ दे रखा है। वो हम आगे देखेंगे हमारे डायरेक्ट टैक्स के रिलेवेंट कौन सी एंट्री है, कौन सा क्लोज है। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फॉर्म करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सांसद। तो पूरे इंडिया को ज्योग्राफिकली 543 एरियाज में डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन के बेस पर। ये 543 एरियाज में जनरल इलेक्शन होते हैं जो 2024 में हुए थे। उस इलेक्शन में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको खड़ा करती है, और वोटिंग की जाती है, और वोटिंग के बेस पर जो मेजोरिटी वोट जीतता है उसको कहा जाता है उस एरिया का एमपी। ऐसे टोटल 543 एमपीज होते हैं, प्लस 2 और एमपीज होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, उनको चूज किया जाता है, उनको ऐसे वोटिंग से चूज नहीं करते। अब ये 543 मेंबर्स जो होते हैं इसमें से मेजोरिटी जो बैठता है वो बैठता है 272। ठीक है, अब ये मेजोरिटी मेंबर्स जिस पार्टी के पास या जिस पार्टी के कोलिशन, फॉर एग्जांपल 240 या 242 सीटें हैं, ठीक है, बट फॉर मेजोरिटी इट नीड्स 272, तो उन्होंने फॉर्म किया एनडीए। एनडीए मतलब इनका एक कोलिशन है, बीजेपी और अलग अलग पार्टीज का कोलिशन है। ये मिलके 272 प्लस एमपीज को एक ग्रुप में लाते हैं, और ये राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको कहते हैं कि भाई वी हैव मेजोरिटी ऑफ द एमपीज विद अस, और हम गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहते हैं। तो यही हुआ, एनडीए जो कोलिशन है उन्होंने क्या किया, 272 प्लस मेंबर्स का जो एक लेटर था कि भाई हम लोग इस पर्सन के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली,
लीडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आउट ऑफ सम एमपीज वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग मंत्री बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है, और भी कई सारे मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स, और भी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। साथ ही साथ बात करें तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे क्या होता है, वहां के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है एमएलएस, हिंदी में कहते हैं विधायक। सेम तरीके से वोटिंग होता है और उस वोटिंग में जो मेजोरिटी एमएलएस होते हैं जिसके साथ होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद जो है उसमें एक तो हो गए आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के हैं, ठीक है, साथ ही साथ वहां पे एक राज्यसभा मतलब अपर हाउस भी होता है। तो कोई भी काम अगर करना है सेंट्रल लेवल पर तो लोकसभा के जो एमपीज है वो प्लस राज्यसभा के जो एमपीज हैं, यहाँ पे 245 टोटल एमपीज होते हैं। इनको जो आपके एमएलएज होते हैं वो चूज करते हैं, इसमें से कुछ चूज किए जाते हैं और कुछ राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं ये मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड है वो लॉज बनाते हैं। सेम वे जो एमएलएज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज बनाते हैं और जो भी कामकाज है उसको संभालते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये एम्पावरमेंट जो दे रखा है ये सब दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेजर काम है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर जो काम है वो है देश को चलाना, देश के अंदर वेलफेयर, हेल्थ, सैनिटेशन और भी कई सारे जो वेलफेयर के काम है वो करना, और कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कई सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इन सबको रन करना फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब एवरी ईयर ऑन 1 फरवरी एक बजट नाम का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है, ठीक है। तो ये बजट जो होता है, बेसिकली बजट आपको मालूम है बजट होता क्या है, आप फ्यूचर में जो भी इनकम होने वाली है उसके सामने खर्चों को रखते हो और मैच करते हो। अगर पैसा कम पड़ रहा है तो कहाँ से उस पैसे को लाओगे, अगर ज़्यादा पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करोगे। तो इस बार 2025 का जो बजट था वो कैसे दिखता है उसको थोड़ा सा देखते हैं और उसके बेस पर हम गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है और कहाँ से पैसा लाती है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम हमारे टैक्स के टॉपिक पर आएंगे। तो मैंने इस बार का बजट का जो समरी है वो निकाला। तो यहाँ पे वेयर डज रूपी गो, पैसा कहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ जाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 1 रुपीज का अगर खर्चा कर रही है तो उसका सबसे बड़ा जो खर्चा है वो कौन सा है, 22%। क्या बोल रहे हैं, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे टैक्सेस वसूलती है जिसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है। तो टोटल अगर गवर्नमेंट 1 रुपए का खर्चा कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसमें से 22 पैसा स्टेट को दिया जाता है एज देयर शेयर, ठीक है, क्योंकि उनके स्टेट में से भी पैसा कमाया जा रहा है। दूसरा खर्चा है इंटरेस्ट एंड पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट बेसिकली क्या है, तो कई बार गवर्नमेंट को पैसे की कमी होती है, वो लोन लेती है, बॉन्ड इशू करती है, तो वहां से जो भी पैसा लिया है उसके बदले 20% टोटल खर्चे का ब्याज के रूप में जाता है। उसके बाद 16% जो है वो क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो कई सारी स्कीम्स चलती है गवर्नमेंट की, उसमें उनका खर्चा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस में 8% पैसा जा रहा है, ठीक है। डिफेंस में मतलब जो भी इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, आर्मी पर्सनल को जो भी सैलरीज वगैरह देनी होती है वो सारा खर्चा। दूसरा 8% जाता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, ठीक है। तो अलग अलग गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उनको पैसा दिया जाता है। 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो कई सारी स्कीम्स चलती है, प्रधानमंत्री योजना चलती है, अलग अलग उज्ज्वला योजना और कई सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं, उनमें पैसा जा रहा है। 8% अदर एक्सपेंडिचर है, सब्सिडीज दी जाती है 6%। पेंशन जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन दी जाती है। मतलब टोटल 1 रुपया का खर्चा इस तरीके से होता है। बेसिकली ये सारे के सारे काम जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सब काम करे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट को इतने खर्चे करने या इतना काम करना है, जो भी खर्चा हो रहा है वो इतना हो रहा है। अब ये 1 रुपए की भरपाई, 1 रुपए का खर्चा तो हो रहा है, इस 1 रुपए के सामने ये कहाँ कहाँ से पैसा लाएंगे
उसके बारे में यहाँ दे रखा है, वेयर डज द रूपी कम फ्रॉम। ठीक है, यहाँ से हम हमारे सब्जेक्ट की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले इनका सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, क्योंकि जो बाकी के खर्चे हैं वो सब पूरे करने के लिए जो इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इनको लोन लेनी पड़ती है। तो ये बॉन्ड्स के थ्रू, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के थ्रू लोन लेती है। 24% पैसा लोन्स के थ्रू आता है, IMF के थ्रू भी लोन ले सकती है, इंटरनेशनल एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज, कई जगह से। सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स बेसिकली क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, वो हम समझेंगे। दूसरा जो टैक्स वसूला जाता है वो है GST एंड अदर टैक्सेस, जिसके अंदर आपकी और भी छोटे मोटे टैक्सेस आ गए। फिर कॉरपोरेशन टैक्स, भाई ये इनकम टैक्स जो है वो पर्सन पे लगता है, उस टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं। और कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनी पे इनकम टैक्स लगता है उसको कहा जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। तो बेसिकली ये 22 और 17 जो टोटल 39% है, देट इज योर इनकम टैक्स ओनली। कंपनी से जो वसूलेंगे वो 17% कॉरपोरेशन टैक्स की कैटेगरी में है, 22% इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स और बाकी लोग फर्म्स वगैरह से जो वसूल करते हैं। 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज है, BPCL, HPCL, वहां से जो कमाई होती है वो यहाँ पे कैटेगराइज की गई है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, तो ये भी कुछ एक्साइज ड्यूटीज का कलेक्शन यूनियन करता है, जैसे जो लीकर है वहां पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी चलती है, तो वो है। कस्टम्स, जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं गुड्स, वहां से जो टैक्स वसूला जाता है वो। उसके अलावा छोटी मोटी और रिसिप्ट है। तो ये इनकम सारी की सारी आती है। हमको फोकस करना है ये इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स पे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, अब ये पैसा खर्च करने का जो ड्यूटी दे रखी है कि भाई ये पैसा खर्च करना है, क्योंकि इतने सारे काम एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, यहाँ पे इनकी ड्यूटी है। ठीक है, तो साथ ही साथ इन स्कीम्स को या फिर इन खर्चों को करने के लिए पैसा वसूलने की भी कहीं ना कहीं इनको पावर दे के रखी होगी। अब ये पावर कहाँ दी गई है, तो ऑब्वियसली पावर दी गई होगी कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं कि कहाँ पे ये टैक्स कलेक्शन की या टैक्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की एम्पावरमेंट कर रखी है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। इसमें आर्टिकल 246 जो दे रखा है वो लिख रखा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट असेंबलीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें क्या कहेंगे हमें कि भाई सब्जेक्ट मैटर मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 बहुत सारी आइटम्स दे रखी है। इसमें बेसिकली लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल, यहाँ पे लिस्ट 3 इन द 7th शेड्यूल, एंड थर्ड जो पॉइंट है उसमें लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है, देखो पढ़ते हैं यहाँ पे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोजेस 2 and 3, मतलब आगे के दो क्लोजेस की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1, मतलब क्या बोल रहे हैं, लिस्ट 1 के अंदर जो मैटर्स हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका हक है, पार्लियामेंट का पावर है। मतलब लिस्ट 1 में कुछ मैटर्स दे रखे होंगे 7th शेड्यूल की, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है। फिर दे रखा है दूसरी लिस्ट जो है 3rd नंबर के पॉइंट में, कि विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2, कौन है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। मतलब लिस्ट 1 पार्लियामेंट, लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट। अब ये सेकेंड पॉइंट में लिस्ट 3 के बारे में दे रखा है, क्या बोल रखा है, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, मतलब दोनों को साथ में एम्पावर किया जा रहा है फॉर द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 3। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 है जिसके अंदर 7th शेड्यूल है। ठीक है, उसके अंदर 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 को कहा जा रहा है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को कहा जा रहा है स्टेट लिस्ट, ठीक है, और लिस्ट 3 को कहा जा रहा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में मैटर्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ लॉ बनाने का अधिकार किसका है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट का। लिस्ट 2 जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट, और लिस्ट 3 जो है
उसके अंदर दोनों का साथ में पावर है। तो लॉज बनाने की पावर इन तीनों लिस्ट में दे रखे हैं, यूनियन गवर्नमेंट को लिस्ट 1 में, स्टेट लिस्ट 2, कॉन्करेंट लिस्ट 3। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं, उन पे लॉज बनाने का अधिकार है। इसमें अलग अलग लिस्ट 1 में एंट्रीज हैं, लिस्ट 2 में एंट्रीज है, लिस्ट 3 में भी एंट्रीज है। इन एंट्रीज में मैटर्स लिखे हुए हैं जहां पे गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। ठीक है, अब हमारी बात चल रही है टैक्स की। ठीक है, तो इंडिया में जो है बेसिकली दो तरह के टैक्स चलते हैं, रादर वर्ल्ड में दो तरीके के टैक्स चलते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं थोड़ा सा नेचर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो टैक्स का मतलब तो हम समझ गए, क्योंकि गवर्नमेंट को कई सारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, उनके कई सारे खर्चे हैं, उनको पूरे करने के लिए मेजोरिटी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है, टैक्स के थ्रू आता है। इसमें भी दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर फर्क जो है वो क्या है तो पैसा ही वो लेना है पब्लिक के पास से। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली जो पर्सन इस खर्चे को बेयर कर रहा है उसी से डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। इनडायरेक्ट में बेयर कोई कर रहा है पर कलेक्ट किसी और पर्सन के थ्रू किया जा रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा गया है। तो इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स में चलता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट में चलता है जीएसटी। इसके अलावा भी टैक्सेस है, बट जो मेजर जो डायरेक्ट टैक्स है वो है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। ठीक है, तो होता क्या है, जो पर्सन इनकम कमा रहा है उसी से गवर्नमेंट रिटर्न के थ्रू, रिटर्न फाइलिंग के थ्रू टैक्स कलेक्ट करती है। बट जीएसटी में ऐसा होता है कि आप कभी टैक्स देने नहीं गए, बट आप टैक्स को बेयर कर रहे हो। आप 5 रुपए का चिप्स का पैकेट भी खरीदते हो तो उस 5 रुपए के अंदर गवर्नमेंट का कुछ जीएसटी का पोर्शन होता है, तो वो आप बेयर तो कर रहे हो बट इसका पेमेंट आप नहीं कर रहे हो। पेमेंट आपने दुकानदार को किया, दुकानदार ने आगे किया, या दुकानदार डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा, बट खर्चा बेयर आप कर रहे हो, बट पेमेंट कौन कर रहा है, दुकानदार कर रहा है। दुकानदार को आप पैसा दे रहे हो, इनडायरेक्टली पैसा जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स जो है ना उसका कलेक्शन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेना है, तो पब्लिक क्या करेगी, कुछ न कुछ करके इसको अवॉइड करोगी। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पब्लिक को कई बार तो मालूम ही नहीं होता है कि वो टैक्स का बेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट समझा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी रेट ऑफ टैक्स वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की इनकम है तो आपको 10 या 12% टैक्स देना है, 15% टैक्स देना है। सेम वे अगर आपकी ज़्यादा इनकम है, 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको शायद 35-40% टैक्स देना पड़ेगा। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में अगर आप बिलियनर हो और अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आईफोन खरीदा, तो वहां पे 1 लाख के आईफोन में आपको फॉर एग्जाम्पल 18% जीएसटी लग रहा है, तो आप अगर आईफोन खरीदोगे तो भी आपको 18,000 देना है। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन, सैलरीड पर्सन भी पे कर रहा है तो उसको भी 1 लाख पर 18,000 ही जीएसटी भरना है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है, मतलब रेट ऑफ टैक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपको समान रेट ऑफ टैक्स लगता है, इसलिए इसको रिग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। तो और भी कई सारे डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, वो आप अपनी मॉड्यूल में देख सकते हैं। अब स्पेसिफिक बात करें इनकम टैक्स की, तो हमारा जो 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 का, उसके अंदर तीनों लिस्ट है। इसमें जो यूनियन लिस्ट है इसमें एंट्री नंबर 82 दे रखी है। क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल to the article 246 of the constitution of India has given the power to the parliament, important चीज, पार्लियामेंट को पावर मिला है टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब लॉ बनाना है टैक्स के लिए, बट कौन सी इनकम पे, इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर पार्लियामेंट को टैक्स देने का अधिकार नहीं है, इनकम टैक्स देने का अधिकार नहीं है। तो अब हमने एम्पावरमेंट देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 246 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें 7 शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है, उसमें से वन ऑफ द लिस्ट जो है उसमें एम्पावर कर रखा है एंट्री नंबर 82 के थ्रू टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब इनकम टैक्स पे लॉज बनाने का अधिकार मिल गया। अब ऐसा ही एम्पावरमेंट जीएसटी के लिए भी दे रखा है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें दोनों ही गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल 246 ए एक नई एंट्री लाई गई
तो यहाँ पे आर्टिकल 246 से स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला गया है, इसको अलग से आर्टिकल बनाया गया है और वहां पे लिया गया है कि भी जो लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट है दे आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है, अलग ही पूरा का पूरा आर्टिकल है। ठीक है, अब हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, तो एक वर्ड है इनकम टैक्स एक्ट, एक है इनकम टैक्स लॉ। तो हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ और यहाँ पे दे रखा है इनकम टैक्स एक्ट। तो हमने नाम तो सुना इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। अब जो लॉ होता है ना, लॉ बहुत बड़ा टर्म। ठीक है, लॉ इज मेड अप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज मेनी अदर थिंग्स। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ दे रखा है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट इज द मेजर पार्ट, सेकेंड इज इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो अभी हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है 1961 का चल रहा है, सेम वे इनकम टैक्स रूल जो है वो 1962 के हैं। उसके अलावा और भी क्या है इसके कंपोनेंट, एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो जो 1 फरवरी को जो बजट आता है एवरी ईयर, और जिस ईयर में इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन होने से पहले जो बजट आता है 1 फरवरी को, उसको कहा जाता है इंटरिम बजट। और जो भी गवर्नमेंट नई फॉर्म होती है वो फिर वापस फाइनल बजट लेके आती है जून जुलाई के अंदर। ठीक है, जनरली इलेक्शन मई में होता है, मई जून में। तो 1 फरवरी को यूजुअली जिस साल में इलेक्शन होगा उस साल में इंटरिम बजट आएगा, और जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी जून में तो जुलाई अगस्त में फाइनल बजट आता है। तो बाकी सारे ईयर के अंदर एक बजट आता है, और जिस साल में इलेक्शन होगा वहां पे 2 बजट आएंगे, इंटरिम एंड फाइनल बजट। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है ना वो इस बजट का एक पार्ट होता है, जहां से कई सारे इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी के जो रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, उसमें अमेंडमेंट मतलब चेंज। अमेंडमेंट का मतलब होता है, अगर मैं अमेंडमेंट वर्ड बोलूँ तो आपको याद रखना है कि अमेंडमेंट मतलब कोई भी चेंज किया जा रहा है इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो वो अगर करना है तो एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो ये 2025 का अभी आया था, जिसमें कई सारे अमेंडमेंट्स थे जो इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, जीएसटी इन सबको अमेंड करता है, चेंज करता है। ठीक है, अब ये एक्ट और इसका थोड़ा सा एक समझते हैं। तो होता क्या है, हर साल पार्लियामेंट के अंदर ये बजट प्रेजेंट करते हैं। तो बजट के अंदर अगर किसी भी एक्ट को अगर आपको लाना है, या फिर कभी भी आपको एक्ट लाना है, तो आपको जब पेपर प्रेजेंट करना है, मतलब एक आप पूरा का पूरा पेपर प्रेजेंट करोगे जहाँ पे जो प्रपोज लॉ है उसको आप प्रपोज कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि हम ये लाना चाहते हैं, तब उसका नाम होता है बिल। ठीक है, तो ये फाइनेंस एक्ट जो है वो कब बनता है, बाद में बनता है, पहले ही आता है इन द फॉर्म ऑफ बिल। ठीक है, ये बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों में मेजोरिटी से ये पास होगा। मतलब मेजोरिटी लोग इसके जो प्रोविजन है उसको बोलेंगे कि ओके हम एग्री करते हैं। उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो जैसे ही इसको साइन करेंगे तब जाके वो एक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बिल से एक्ट का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं, उसके बाद एक्ट बन जाता है। तो एवरी ईयर बजट में फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है हर साल पिछले कई सालों से। तो ये फाइनेंस एक्ट जो है जब साइन हो जाने के बाद ये भी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जो इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स वगैरह को चेंज करते हैं। उसके अलावा कई सारे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन भी जो डिपार्टमेंट है वो इशू करता है। अब ये डिपार्टमेंट क्या होता है उसके बारे में भी समझते हैं थोड़ा सा। पहले ही हम थोड़ा सा कंपोनेंट को ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके अलावा लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट, तो इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो भी कई सारे अपने फैसले सुनाती है इन एक्ट और इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स के एरिया में। तो वो भी इस इनकम टैक्स लॉ का पार्ट होते हैं। तो ये पांचों पांच चीजें मिलके क्या बनाता है, इनकम टैक्स लॉ। अब ये पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है इनकम टैक्स लॉ का वो कौन करता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इसका गवर्नेंस करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आता है सीबीडीटी के अंदर। सीबीडीटी बेसिकली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। सेम वे इसके पैरेलल सीबीआईसी है जिसको कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जहाँ पे जीएसटी और कस्टम वगैरह को गवर्न किया जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर,
ठीक है। अलग अलग लेवल पर कमिश्नर्स होते हैं, कमिश्नर्स अपील्स, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकी टीम जो होती है वो पूरा का पूरा टैक्स को गवर्न करती है, पूरा के पूरे टैक्स को एडमिनिस्टर करती। तो हमने ये अलग अलग कंपोनेंट्स को देखा, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो 1961 में ये एक्ट आया था। अभी 2025 में नया एक्ट आया है जो आपको 2027 के बाद लागू होने वाला है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। ये पूरे के पूरे इंडिया, मतलब पूरे के पूरे इंडिया का जो जमीन का एरिया है, वो जमीन के बाद समुद्र के अंदर कुछ नॉटिकल माइल्स तक प्लस सरफेस के ऊपर जो भी आपके पूरा का पूरा इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर का जो सरफेस है वहाँ पे भी ये एक्ट लागू पड़ता है। मतलब पूरे के पूरे इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में लागू पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 1 से लेकर 298 सेक्शंस हैं और कई सारे शेड्यूल्स भी हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से सेक्शन वगैरह होते हैं। बेसिकली यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोविजंस ऑफ लॉ दे रखे हैं जिसके थ्रू आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, अलग अलग इनकम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड आता है फाइनेंस एक्ट। वो मैंने आपको बताया कि एवरी ईयर जब बजट आता है, बजट के अंदर फाइनेंस बिल जो होता है वो होता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती है जो इनकम टैक्स एक्ट या फिर जीएसटी को अमेंड करने के लिए दी गई होती है। जैसे ही वो बिल राज्यसभा लोकसभा में पास होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हो जाते हैं तब जाके ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स रूल्स जो दे रखे, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्ट में दी गई है, बट एक्ट में कई बार ऐसा दिया रहता है कि एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब उस टाइम पे वो चीज़ फाइनल नहीं है या फिर हर बार उसमें चेंज होने वाला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्ट में ना रखकर उसको रूल्स में रखा जाता है सो देट उसको चेंज करना ईजी हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म्स होते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकम टैक्स रूल्स में दी गई है। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजी बनाता है। उसके बाद आता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। बेसिकली सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सर्कुलर्स का मतलब बेसिकली होता है जो सीबीडीटी है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम कुछ जो डाउटफुल चीज़ें हैं, कुछ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है, गाइडेंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इशू करने होते हैं, वो सर्कुलर के थ्रू होते हैं। सर्कुलर जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाउंड है, मतलब डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है कमिश्नर या ऑफिसर उस पर बाउंड है, बट जो असेसी है मतलब जो टैक्स पेयर है उस पर बाउंड नहीं होता है। नोटिफिकेशन बेसिकली ये है कि कई बार क्या होता है कि आपका नया कोई अमेंडमेंट आया है, चेंज आया है। ठीक है, उस चेंज को आप तुरंत लागू नहीं कर रहे हो, जिस दिन से आप चेंज लाए हो तब से आप फ्यूचर में उसको लागू करना चाहते हो, तो उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू फ्यूचर में उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट, मैंने आपको बताया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, कई बार लॉ को बनाते नहीं है पर लॉ को वो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से समझाते हैं कि भाई हम ये समझ रहे हैं और कोर्ट अपना रूलिंग देता है। तो जो हाई कोर्ट है उसके जो आपके डिसीजंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे या कोई पर्टिकुलर प्रोविजंस पे कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया है, अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में उस सेक्शन को या उस प्रोविजन को उस जो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लागू किया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो पूरे के पूरे जो सारे के सारे स्टेट्स हैं उस पर वो लागू होगा। ठीक है, तो केस लॉस बेसिकली अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट आपको देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल देखना पड़ेगा, कई सारे सर्कुलर से नोटिफिकेशन भी आपको। तो ये थे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इनकम टैक्स लॉ। और उसके पहले मैंने थोड़ा सा आपको लोकसभा राज्यसभा किस तरीके से बिल प्रेजेंट होता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बजट क्या है, ठीक है, एमपीज एमएलए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल, ये सब के बारे में समझाया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे हम पूरा का पूरा इनकम टैक्स का सब्जेक्ट और सीए एंड सीएमए इंटर के लिए समझाएंगे यहाँ पर डिटेल में विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल एंड सम्स। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो भी आपके फ्रेंड्स एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं नेक्स्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर में, तो ये वीडियोस आपके लिए रिलेवेंट रहने वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आपको कोई एडिशनल पॉइंट आपको समझना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और सीरीज़ को पूरा का पूरा देखें। वंस अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, वो कई सारे लोगों ने देख भी लिए हैं, तो आप भी उसकी हेल्प ले सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन।
थैंक यू वेरी मच।